अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे थोड़ी सी आइनी तरमीम पर। जो 27वीं आइनी तरमीम हुई है, इसके मकासद पस पर्दा क्या थे वो तो थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन जो असल जो इसके अंदर से निकला है वो ये कि आर्मी चीफ़ को फील्ड मार्शल को का जो ओहदा दिया गया था, आर्मी चीफ़ को फील्ड मार्शल का जो ओहदा दिया गया था वो एक लीगलाइज हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो जाए, वो कर दिया उन्होंने। दूसरा उन्होंने ये किया कि आर्मी चीफ़ को उन्होंने अब जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया है और उनको उनका जो मुद्दत है वो अब इस नोटिफिकेशन के बाद शुरू होगी, जो ये आइनी तरमीम के बाद जारी की गई है। यानी आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है और 27वीं आइनी तरमीम की गई है। दो बड़े अहम इशू हैं और उस आर्मी एक्ट में तरमीम करने के बाद जो नोटिफिकेशन जारी होगा, अब जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो टेन्योर है वो अब से शुरू होगा और अब से 5 साल तक रहेगा। यानी 2030 तक वो आर्मी चीफ़ के ओहदे पे भी कायम रहेंगे और साथ साथ वो जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स है, ये जो नया ओहदा है उस पर भी कायम और दायम रहेंगे। ये सूरत हाल क्या बनेगी और ख़ास तौर से वो जनरल्स जो अपनी तरक्की का इंतज़ार कर रहे हैं वो इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं, या जो डिसिप्लिन है आर्मी का वो अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल हक तलफी तो हो रही है। तो इस पे हम बात करते हैं कि ये पॉजिटिव साइंस हैं कि नेगेटिव हैं। ये जो इतनी ज़्यादा इसके ऊपर रद्दअमल नज़र आ रहा है, ख़ास तौर से जो जजिस के सेक्शन से भी इस पर रद्दअमल नज़र आया है इस 27वीं आर्मी तरमीम पे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम पहले फोकस करते हैं हमारे आर्मी चीफ़ साहब 5 साल के लिए मज़ीद उनकी एक्सटेंशन हो गई है तकरीबन, तो ये क्या सूरत हाल बनेगी। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, 27वीं आइनी तरमीम हुई और इसके ऐसा लगता है कि इसका असल मकसद ही ये था कि आर्मी चीफ़ को एक तो आइनी उनकी पोजीशन मजबूत करना, दूसरा उनको ये चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाना ताकि वो कंट्रोल कर सकें सारी चीज़ों को सिंगल हैंडेडली। एक अच्छी बात है या आप समझते हैं कि नेगेटिव, क्योंकि जो पीछे अफसरान हैं जिनकी तरक्की अभी होनी थी वो रुक गई। देखिए, एक तो इसको थोड़ा समझने के लिए आप एक बात समझें कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है वो जनरल रावत को इंडिया ने बनाया, मोदी साहब ने। वो डिफेंस स्टाफ है, वो एक ही बात है, एक ही बात है, वो भी लेकिन हमारे यहाँ जो है वो अयूब खान का मार्शल्लाह भी रहा, या खान का रहा, फिर ज़ियाउल्लाह का हुआ, फिर मुशर्रफ का रहा। तो एक चीज़ हमेशा महसूस की जाती रही है 71 में भी, 65 में भी और 71 के बाद भी, ये 98 में जो कारगिल वाला वाक़या उसमें भी, कि हमारी जो फोर्सेस हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अभी इस दफ़ा इसका एक मिसाल हमारे सामने है कि 2019 में हमने इंडिया ने जो इस पे किया हमला हमारे यहाँ अभिनंदन वाला, तो उसके में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काउंटर अटैक किया था। लेकिन हमारी जो उस वक्त की जो मिलिट्री की लीडरशिप थी और जो गवर्नमेंट हुकूमत जो थी, उस वक्त की हुकूमत ने इसको एक्सरसाइज नहीं करने दिया। ये अगरचे के उस एक्शन से ये बात साबित हो गई थी कि जो पाकिस्तान की जो एयर सुपीरियरिटी है एयर फोर्स की, वो बहुत मुसल्लम है। एक तो ये बात। और 2019 के बाद जो पाकिस्तान का एम्फेसिस रहा है, और अब दुनिया में जो वार का जो तरीका है वो बदल गया है। अब जो है वो टैंक और जो दूसरी चीज़ों के बजाय अब मिसाइल है, और जो है वो है नहीं, वो सारी बात ठीक है। मैं जो सवाल अब जो हमारे यहाँ ये जो अभी जंग हुई है, जो इंडिया के जवाब में हमने की है, और उसमें इंडिया को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हजीमत उठानी पड़ी है, माने न माने और बात है, लेकिन उनके 7-8 उनका टोटल ऑफेंसिव जो है वो हाल्ट हो गया था। एयरफोर्स को उन्होंने बिल्कुल नॉट ओनली क्रिपल कर दिया था।
एयरफोर्स को तो हो ही गया, लेकिन इवन उनका जो वो रशियन 400 था उसको भी बेकार कर दिया था। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी टू फाइट बैक इंडिया। एक तो ये मेरा क्वेश्चन मैं वापस नहीं, मैं अब बात ये हुई कि ये जो इसको लीड किया जनरल आसिम मुनीर ने एक्शन में, और एयरफोर्स भी थी और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुआ जिसमें नेवी भी इन्वॉल्व हुई। तो ये समझ में आया कि भाई टॉप लेवल पे हमारे यहाँ जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना इफ़ेक्टिव आसिम मुनीर साहब का जो हुकूमत के और उसके साथ मिल के उन्होंने जो काम किया है, तो उससे बड़ा रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए। तो इससे उन्होंने शायद ये नतीजा अखज़ किया है कि जी आसिम मुनीर साहब को आप ये कह रहे हैं कि वो जो जंग इंडिया से लड़ी गई उसमें अनऑफिशियली आर्मी चीफ ही कमांड कर रहे थे तीनों मुसल्लह अफवाज को, और अब उन्होंने कोऑर्डिनेशन अच्छा था, कोऑर्डिनेशन अच्छा था, मतलब अनऑफिशियल वही कमांड कर रहे थे ना कि उनके आपस में कोऑर्डिनेशन था, ये तय इनिशिएटिव ले पॉलिसी तो स्ट्रेटजी। अब उन्होंने उसको लीगलाइज कर लिया है, तो एक फॉर्मेट उन्होंने तय कर लिया है कि ये इस फॉर्मेट पे काम करेंगे। लेकिन सवाल मेरा अपनी जगह है, तो वो ठीक है कि एक सेंट्रलाइज्ड उन्होंने एक पॉलिसी बना ली और एक आदमी को उन्होंने कमांड पूरी तीनों फोर्सेस की दे दी, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, जो कि इंडिया ने भी किया हुआ है जैसा कि आपने कहा। लेकिन 5 साल अब शुरू होंगे उनके अब से, तो अब इसका मतलब है कि 2030 तक तो वो रहेंगे। अब 2030 तक के जितने भी जनरल्स हैं वो तो मुतासिर होंगे ना, उनके साथ आपके ख्याल में ज़्यादती नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो फैसला हुआ है, जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया है और उसको पॉलिटिकल फोर्सेस ने भी उसको रिकग्नाइज़ किया है और उसको रिकग्नाइज भी किया है, उसको सपोर्ट भी किया है। ये अलग बात है कि सवाल ये पैदा होता है कि एब्सोल्यूट पावर हो गई है। एक आदमी को आपने इतना नवाज दिया, इतना ज़्यादा ताकतवर एक आदमी नहीं। देखिए, आदमी तो आसिम मुनीर राज हैं। आसिम मुनीर जो है बैलेंस्ड आदमी है, वो एम्बिशियस नहीं है, उनकी जो पर्सनल एम्बिशन कुछ भी नहीं है कि भाई मुझे क्या बनाओ, उसको ये नहीं है। वो कहता है मुल्क के लिए कोई बड़ा काम करके मैं जाऊँ, ये उसकी बुनियादी खासियत है और उसे करके दिखाया है। उसने अपनी कैपेसिटी टू डिलीवर दिखाया है और सारी दुनिया ने रिकग्नाइज किया है। अब सवाल यह है कि एक नया तजुर्बा रीस्ट्रक्चरिंग हुई है आर्मी की। आर्मी चीफ ही आर्म फोर्सेस का डिफेंस फोर्स का चीफ रहेगा, आर्मी चीफ ही। नहीं, इसमें कंडीशनल नहीं है, उसमें चेंज हो सकता है, आगे चल के चेंज हो सकता है। मैं आपको लेकिन मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक जनरल का पिछले दिनों, तो उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आर्मी चीफ ही ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनेगा। वो कोई भी हो सकता है, दूसरा भी कोई, यानी नेवल चीफ भी हो सकता है। वो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उसके दलील ये दी कि क्योंकि स्टेक सबसे ज्यादा आर्मी के होते हैं, इसलिए आर्मी चीफ ही ज्यादा मौजू आदमी है। चले वो देखिए, हम तो ये कह रहे अभी तो हमने आसिम मुनीर के काम की वजह से, लेकिन इससे पहले भी ये हम वारदातें कर चुके हैं। अयूब खान 10 साल तक बिला शिरकत गहरे पूरे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहा था। याहिया खान ने भी यही किया, ज़ियाउल हक ने भी यही किया, मुशर्रफ ने भी यही किया। आसिम मुनीर ने ये नहीं किया। आप समझे, आसिम मुनीर ने अपने आप को बहुत हद तक फौजी अमूर के ऊपर फोकस कर रहा है और इसको किया। तो ये एक अच्छा, अभी आपने जो रीस्ट्रक्चरिंग किया है, जिस बंदे के साथ रीस्ट्रक्चरिंग हुई है वो उसको कंसोलिडेट करेगा। ये एक दिन की बात तो नहीं है ना, ये 2-3 साल लगेंगे इसको पूरे मामले में। हमने जो कामयाबी हासिल की है वो कामयाबी टेक्निकल वजूह की बुनियाद पे हुई है, हमारी जो एयर सुपीरियरिटी थी उसकी वजह से हुई है। लेकिन स्ट्रेटजी किसकी थी? जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की थी। ही वॉज द मैन हु इनिशिएटेड इट, स्ट्रेटजी उसकी थी, एंड इट वर्कड एंड सारी दुनिया ने इसको रिकग्नाइज किया। अब अगर जो रीस्ट्रक्चर आप कर रहे हैं कि हमारी सारी तीनों फोर्सेस का
एक ही जगह हो, क्योंकि जब सर वो बात हो गई हमारी, वो पॉइंट आ गया आपका, ये अच्छा एग्जाम है पाकिस्तान। दूसरी बात पाकिस्तान में जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ था उसके लिए भी ये था कि सीनियर मोस्ट ऑफ अमंग दी 3 फोर्सेस वुड बी हेडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बाय द टाइम ये थोड़ा अरसा चला, उसके बाद जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। ये बात मैं नहीं इफेक्टिव नहीं बात कर रहा, ये रोटेशन का मसला ही खत्म हो गया। ठीक है, वो खत्म हो गया। अब मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि वो जो जर्नल्स इंतजार कर रहे हैं अपनी तरक्की का, अब उनकी तरक्की रुक गई। जब तक ये आर्मी चीफ है कोई दूसरा आर्मी चीफ आएगा नहीं, 5 साल मजीद। देखिए अभी ऑलरेडी वो एक्सटेंशन ले चुके हैं, अब उन्होंने नया एक्सटेंशन तो ऑलरेडी उनका चल रहा है ना, ये 3 साल का उनका ये एक्सटेंशन 3 साल के बाद नवंबर में पूरा होना है, 27 नवंबर को या 26 नवंबर, उसके बाद फिर मजीद 5 साल। तो 5 साल यानी तकरीबन 7-8 साल कोई दूसरा आर्मी चीफ नहीं आ सकता, दूसरे आदमी का प्रमोशन नहीं हो सकता। यही है ना इन अदर वर्ड्स। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये हक तलफी नहीं है? देखिए एक बात तो पहले समझ लीजिए कि जो रीस्ट्रक्चर आर्मी का हुआ है वो मौजूदा हालात की रोशनी में हुआ है। अग्रीड। एक बात तो ये, हाँ। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो आदमी ने इसको लीड किया उसको फर्दर कंसोलिडेशन के लिए लीडरशिप उसी की जरूरी है। मिड वे में, जंग के बीच में, देखिए आप इस बात को भी थोड़ा 2 साल 3 साल नहीं, आप समझिए ये जरूरी है। मोदी ने कहा कि हमारा जो संदूर है वो जारी है। सर वो जारी है, अच्छा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये 2 साल हो सकता था, ये 3 साल हो सकता था, 5 साल यानी कितने जनरल जो हैं वो। मैं पर्सनली अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पर पूछें तो हम समझते हैं कि हर जनरल जो है वो कॉम्पिटेंट होता है। सर पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि जिसको इख्तिदार, जिसको सीट मिल जाती है वो सीट छोड़ना नहीं चाहता। ये एक आम तासुर है पाकिस्तान की, सियासी इशराफिया में देख लें आप या अस्करी इशराफिया में देख लें, वो यही एक मिजाज हमें शुरू से आखिर तक पाकिस्तान में मिलता है। जब तक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन नहीं होंगे, जब तक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल जो पावर्स हैं या पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 में बना है। इससे पहले जितने कॉन्स्टिट्यूशन बने, इवन 73 वाला भी बीच में जो है वो मुअत्तल हो गया हुआ था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशकिस्मती है, मैं आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्स्टिट्यूशन को न तो पॉलिटिकल क्लास इसको वैसा समझती है, हालांकि पॉलिटिकल कंसेंसस से बना ये कॉन्स्टिट्यूशन, और न ही एस्टेब्लिशमेंट इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, और न ही जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इसको। लेकिन ये एक अच्छी बात हुई है कि आसिम मुनीर ने बजाय इसके कि कब्ज़ा करे, इन सब की छुट्टी करके खुद बैठ जाए ऊपर और कहे ठीक है जी हिंदुस्तान से ख़तरा है तो मैं मालिक हूँ, मैं ठीक करूँगा, तो उसने ये नहीं किया। उसने कम से कम फॉर द नेम से कि सही, कम से कम पार्लियामेंट को और गवर्नमेंट को अहमियत दी है, उनके साथ मिल के काम किया है। अब ये अलग बात है कि जो एब्सोल्यूट पावर आसिम मुनीर साहब के पास आ गई है, मुझे उम्मीद है कि आसिम मुनीर साहब उसको इंसाफ से इस्तेमाल करेंगे और उससे जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिस्टेबलाइज नहीं होंगे, उनको स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अभी आपके पास बड़ी पोजीशन है। लेकिन इसमें सवाल ये भी है ना कि आने वाला भी क्या यही आना है, यही तो बात है कि अभी अगर आप कह रहे हैं कि 27 नवंबर को हम इनको फारिग कर देते हैं, कर दें, आप जो दूसरे को लाएंगे वो उसकी थिंकिंग तो वो नहीं है, वो ही इज़ नॉट प्रिपेयर टू लीड। हर आदमी को जब आप बनाओगे आर्मी चीफ तो उसको कम से कम 1 साल लगता है अपने मामलात को कंट्रोल करने में। सर मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 5 साल आर्मी चीफ साहब ने यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कंप्लीट कर लिए अपने, और उसके बाद एक नए साहब आ गए और उसको कॉन्स्टिट्यूशन एक कवर मौजूद है उसके पास, फिर क्या करेंगे सर? आप अगर उसका मिजाज वो नहीं हुआ, जो बात कह रहे हैं बात आपकी सही है कि भाई जो दूसरे लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन एक बात थोड़ा समझ लीजिए, एक ही आदमी ने आर्मी चीफ बनना है, एक ही, अगर वो उसमें 20 उम्मीदवार हैं या 10 उम्मीदवार हैं या 5 उम्मीदवार हैं, हर दफ़ा 3 या 4 या 5 हैं, तो बनना एक ही ने है, और उसने बनना है और उसने डिमॉन्स्ट्रेट करना है। देखिए मुशर्रफ के बाद हमारे पास 3 आर्मी चीफ आए, ये तीसरे हैं। राहिल शरीफ आया, कियानी आया, राहिल शरीफ आया, और उसके बाद जो है बाजवा आया, और बाजवा के बाद आसिम मुनीर आए।
मेरा कहना ये है कि इन तीनों में आप डिफरेंशिएट करके देखें कि हु हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी दी मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी। जी जी नहीं, राइट जी मैंने बताया ना। तो अब बात यह है कि वो ये बात सही है आपकी कि इतना बड़ी पावर है और इतना इसका यूफोरिया है, तो इसको छोड़ने का किसी को भी जी नहीं चाहता है। हाँ, ये सही बात। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, मज़ीद इसके ऊपर बात हो सकती थी, लेकिन वक्त महदूद होता है गुफ्तगू का। ये सारी गुफ्तगू मैं आपके हवाले करता हूँ, आप फैसला कीजिए, आप तज्ज़िया कीजिए इसका, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।